आप ये डेट देखिएगा, 9 नवंबर 2021 की डेट है, लेकिन 10 तारीख को इसको कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया गया। ना ही मुझे पर्सनली इन्फॉर्म किया गया। मुझे भेजा गया है कब? 20 नवंबर को। 10 तारीख की शाम को प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन एक मीडिया को रिलीज कर देते हैं कि डॉक्टर कफील को टर्मिनेट कर दिया गया है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। पूरी कहानी तो आपको शायद पता होगा किस तरह से 10 अगस्त 2017 को बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो 950 बेड का हॉस्पिटल है, 950 बेडेड हॉस्पिटल, जिसमें उस वक्त 1500 पेशेंट एडमिट थे, और वो ना सिर्फ गोरखपुर को, पूरे पूर्वांचल को, हाफ ऑफ द बिहार को, छपरा, सिवान, गोपालगंज और हाफ ऑफ द नेपाल को कैटर करता है। 2 करोड़ पॉपुलेशन को कैटर करने वाला इकलौता मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। 10 अगस्त 2017 को 7:30 बजे लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, और 13 अगस्त 2:15 पे लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई स्टार्ट हुई थी। यानी 54 घंटे तक पूरे मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन थी ही नहीं। जंबो सिलेंडर्स लाए गए थे, इमरजेंसी में लाए गए थे। सरकार ये मानती है कि 500 सिलेंडर उन 54 घंटों में लाए गए थे, लेकिन कौन लाया था उसका नाम बताने से डरती है। उसका नाम बताने से डरती है। 22 अगस्त 2017 को मुझे सस्पेंड किया जाता है, और 23 अगस्त 2017 को एक एफआईआर लिखी जाती है डीजीएमई डॉक्टर के गुप्ता के द्वारा, जिसमें 9 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, यह कहते हुए कि इन्होंने मेडिकल निग्लिजेंस किया है, चिकित्सीय लापरवाही की है, करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, और जेल भेज दी जाती है। 9 महीने तक कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। आपको शायद याद होगा, जो मेरे प्रकरण से वाकिफ है, कि 10 पन्नों का जब मैंने लेटर 18 अप्रैल 2017 को लिखा था, और 18 अप्रैल 2018 को लिखा था, और 25 अप्रैल 2018 को बेल देते वक्त ऑनरेबल यशवंत वर्मा, जस्टिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा कि डॉक्टर कफील ने कोई मेडिकल निग्लिजेंस नहीं किया है, डॉक्टर कफील ने कोई करप्शन नहीं किया है, नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, और डॉक्टर कफील का ऑक्सीजन के टेंडर से लेना देना कुछ नहीं था। मैं बाहर आता हूं, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस वक्त रजनीश दुबे थे, उनसे मिलता हूं, अपने डीजीएमई से मिलता हूं, कोशिश करता हूं कि मेरी नौकरी बहाल कर दी जाए। नहीं होती है तो मैं हाई कोर्ट जाता हूं। हाई कोर्ट ऑन 7 मार्च 2019 को यूपी गवर्नमेंट को कहता है कि 90 डेज के अंदर इंक्वायरी खत्म करो, और 18 अप्रैल को सबमिट हुई थी। 18 अप्रैल 2019 को हिमांशु कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इंक्वायरी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर कफील सबसे जूनियर डॉक्टर थे। डॉक्टर कफील ने 54 घंटे में 500 सिलेंडर अरेंज किए। डॉक्टर कफील उस दिन छुट्टी पे रहने के बावजूद हर निर्दोष जान बचाने की कोशिश की। डॉक्टर कफील पे कोई करप्शन और मेडिकल निग्लिजेंस के सबूत नहीं मिलते हैं। हाँ, उन्होंने मुझे 2 आरोपों में आरोपी बनाया, जो कि 2 आरोप ये थे कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि 8 अगस्त 2016 से पहले प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, 8 अगस्त 2016 के बाद नहीं। सरकार को ये रिपोर्ट
पब्लिश करने में 6 महीने लगे। मुझे तो लगता है क्योंकि उस वक्त लोकसभा चुनाव थे तो इसलिए रोक लिया गया था। बहरहाल ये रिपोर्ट पब्लिक में आई अक्टूबर 2019 में और सरकार ने रिपोर्ट पब्लिक होते ही हिमांशु कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिन्होंने रिपोर्ट दी थी वो स्टडी लीव पे चले गए। और आपको जान के हैरानी होगी कि उनकी वापसी कब हुई है, 13 नवंबर 2021 को, 2 साल बाद, मेरे टर्मिनेशन के बाद। तो एक अधिकारी जो अनबायस्ड होके रिपोर्ट देता है वो स्टडी लीव पे भेज दिया जाता है, 2 साल बाद उसका वापस आता है मेरे टर्मिनेशन के बाद। बहरहाल मैं फिर सुप्रीम कोर्ट जाता हूं और सुप्रीम कोर्ट 10 मई 2019 को कहता है कि सस्पेंशन 90 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकता और इनका पेमेंट किया जाए, इनको हाफ सैलरी दी जाए। सरकार टाल मटोल करती रहती है और कहती है कि हम पहली रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। उन्होंने दूसरी रिपोर्ट, दूसरी इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुराग श्रीवास्तव इंक्वायरी ऑफिसर बने। इस बीच मुझ पे एनएसए लगा दिया जाता है ये कहते हुए कि मैंने भड़काऊ भाषण सीएए एनआरसी के खिलाफ दिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। हालांकि उसको भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि द स्पीच वाज अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, डीएम हैज नॉट अप्लाइड हिज माइंड करके नॉट ओनली क्वेश्चन बाय एनएसए एज वेल एज 3 एक्सटेंशन, 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था। मैं फिर जब जेल से बाहर आता हूं तो हाई कोर्ट में अप्रोच करता हूं कि भाई 4 साल हो गए हैं, मुझको मेरी नौकरी वापस दी जाए। आपको यह भी बता दूं, जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार मुझ पर एनएसए लगा के मुझे मथुरा जेल में बंद करती है, यह भी एक कोइंसिडेंट है, जैसे मैंने हिमांशु कुमार वाला कोइंसिडेंट बताया, यह भी कोइंसिडेंट है कि फरवरी में मुझे जेल भेजा जाता है और फरवरी में ही 8 में से 7 को अक्यूज थे, जिसमें डॉक्टर राजीव मिश्रा जो प्रिंसिपल थे उस वक्त के, डॉक्टर सतीश कुमार जो ऑक्सीजन के इंचार्ज थे और अकाउंटेंट, सबकी बहाली हो जाती है मेरी को छोड़ के। एनीवे, हाई कोर्ट ने 6 अगस्त 2021 को सेकेंड इंक्वायरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद वापस ले लिया और 9 सितंबर 2021 को मेरे पर जो सेकेंड सस्पेंशन की लगाया गया था, ये कहते हुए कि मैं सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकार को क्रिटिसाइज करता हूं, उसको भी स्टे लगा दिया। अब इनके पास क्या चारा रह जाता, तो अब इन्होंने बिना मुझे चांस दिए हुए, क्रॉस एग्जामिनेशन का चांस नहीं दिया और आलोक कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये एक अपने से इंक्वायरी बनाई, जो पुराने दस्तावेज थे उसके हिसाब से इन्होंने मुझे जो 4 आरोप लगे थे उसमें से 3 आरोप को मुझे मुजरिम बना दिया है। 4 आरोप कौन कौन से हैं आपको बता दूं। पहला आरोप यह है कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, जिसपे खुद अपनी इस रिपोर्ट में भी ये मान रहे हैं कि 8 अगस्त 2016 के बाद डॉक्टर कफील के ऊपर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का कोई सबूत नहीं है। मैंने मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था। तो मैं 8 अगस्त 2016 से पहले क्या करता था, इससे किसको क्या मतलब होना चाहिए, मैं उनका एम्प्लॉय नहीं था। बहरहाल इन्होंने ये लिखते हुए भी ये माना है कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे और अतः जांच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या 1 में इनको आरोपी बनाया जाता है। दूसरा आरोप मुझ पे यह लगाया गया कि मैं यूपी में
बीआरडी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में है, तो यूपी मेडिकल काउंसिल में मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं था, फिर भी इन्होंने नौकरी ले ली। अरे भाई, नौकरी आपने ही दी, नौकरी उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन ने दी, उसने नहीं चेक किया। बहरहाल मैंने उनको पढ़ाया और उन्होंने लिखा भी है, एवरी पर्सन हुज नेम इफ फॉर द टाइम बीइंग बोर्न ऑन द इंडियन मेडिकल रजिस्टर शैल बी इंटाइटल्ड according to his qualification to practice as a medical practitioner in any part of India। मेरा रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में है, तो मैं भारत में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता हूं, जॉब ले सकता हूं। ये कह भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आरोप संख्या 2 भी आरोपी पे सिद्ध होती है, क्योंकि उसका उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं था। तीसरा आरोप, जो कि बहुत गंभीर आरोप है, तीसरा आरोप बहुत समझने की बात है, क्योंकि इस पे मुझे क्लीन चिट मिली है, इसलिए मैं आपको वो आरोप पढ़ाना चाहूंगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के बाल रोग विभाग में बच्चों की आकस्मिक मृत्यु की घटना के समय आप मौजूद थे। आपके द्वारा पत्राचार में पदाचार और अन्य अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी गई। आप द्वारा महत्वपूर्ण परिस्थिति में रहते हुए जीवन रक्षक, ये मान रहे हैं कि ऑक्सीजन जीवन रक्षक होती है, जीवन रक्षक ऑक्सीजन की कमी जैसे महत्वपूर्ण घटना को तत्कालीन उच्च अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया गया, जो कि आपके मेडिकल निग्लिजेंस का परिचायक है। नोट करिएगा, आरोप संख्या 3 जो है मेडिकल निग्लिजेंस को कहती है कि आपने आपकी चिकित्सा लापरवाही की वजह से बच्चे मर गए। मेरे पर 308 का मुकदमा आज भी गोरखपुर लोअर कोर्ट में चल रहा है कि मैंने गला दबा दबा के बच्चों को 63 बच्चों को मार दिया है। बहरहाल आगे लिखते हैं, आपके प्रश्नगत आप कृत्य से स्पष्ट है कि आपके तत्कालीन पदाचार से उत्कोच हेतु दूर संधि थी, यानी कि आपका और प्रिंसिपल का साठगांठ था, पैसे का लेन देन होता था, जिसके कारण आपके प्रश्नगत कदाचार शासकीय नियमों का उल्लंघन करता है, जिसे हेतु आप पूर्ण रूप से दोषी है। यह आरोप लगाया है, तीसरा आरोप है। अब तीसरे आरोप के बारे में ये खुद क्या कहते हैं आप पढ़िएगा। ये आलोक कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन की अभी की 9 नवंबर 2021 की रिपोर्ट है। पुरानी रिपोर्ट जो 7-8 इंक्वायरी हो चुकी है उसकी बात नहीं करूंगा। याचिकाकर्ता ने अपने उच्च अधिकारियों को तत्काल रूप से लिक्विड ऑक्सीजन की कमी की सूचना दी। कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन के रखरखाव, टेंडर, भुगतान, ऑर्डर, सप्लाई और प्रबंधन से याचिकाकर्ता का कोई मतलब नहीं था। हर निर्दोष जान बचाने के लिए अपने स्तर पर वार्ड का प्रबंध और जंबू सिलेंडर की व्यवस्था की, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन की अचानक सप्लाई रुकने के कारण हुई थी। याचिकाकर्ता की ईमानदार कोशिश के कारण 11 और 12 को 2 दिनों के भीतर अलग अलग कंपनियों से 500 जंबो सिलेंडर की व्यवस्था की। जी, इसके अलावा ये लिखते हैं बड़ी लंबी रिपोर्ट है। बहरहाल इसके अलावा ये लिखते हैं कि अपचारी, यानी कि मैं अपचारी द्वारा इस संबंध में उपस्थित पंजीकरण की छाया प्रति, मैं 10 तारीख को छुट्टी पे था, उसकी मैंने अटेंडेंस शीट लगाई है। अपचारी अधिकारी द्वारा इस संबंध में उपस्थित पंजीकरण की छाया प्रति उपलब्ध कराई गई है, जिससे यह प्रचलित होता है। दैट मीन्स ही वॉज टेकन कैजुअल लीव ऑन 10 अगस्त 2021 को। 10 तारीख को मैं छुट्टी पे था, तो क्या मुझे
ऊपर से हवा आता कि मुझे पता चलता कि मतलब मैसेज आता कि ऑक्सीजन आज खत्म हो जाएगी। मुझे तो रात में 12:30 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, बच्चे मर रहे हैं। आगे लिखते हैं, अपचारी द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किए जाने के संबंध में वोडाफोन नंबर इतना इतना द्वारा डॉक्टर महिमा मित्तल, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर राम कुमार जायसवाल को सूचित किए जाने का उल्लेख अभ्यावेदन में दिया गया है। उक्त नंबर पर वार्ता दिए जाने के संबंध में बिल की प्राप्ति भी उपलब्ध कराई गई है। बिल में उक्त नंबर प्रदर्शित हो रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि अपचारी यानी कि डॉक्टर कफील दिनांक 11 को रात के 1 बजे से ही उच्च अधिकारियों के संपर्क में थे। फिर कहते हैं कि न्यायालय ने कहा है कि हैविंग कंसिडर्ड द सबमिशन एडवांस द कोर्ट नोट्स that there is no material on record which may establish medical negligence against Dr. Kafil Khan. He was also not stated to be a part of the tendering process that resulted of the entity which was charged with the supply of medical liquid oxygen. तो आखिर में ये लिखते हैं भाई, अब ये इन्होंने अच्छे अधिकारी हैं तो हो सकता हो शायद जो है कुछ लीवे दिया हो। लिखते हैं कि सबसे ये पता चलता है, अतः वर्णित स्थिति में आरोप संख्या 3, मैंने आपको बताया आरोप संख्या 3 कौन सा था, मेडिकल निग्लिजेंस ऑफ करप्शन का। आरोप संख्या 3 के संबंध में अपचारी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य में बल है, यानी कि मेरी बात में दम है। अतः अनुशासनिक पदाधिकारी द्वारा जांच अधिकारी से स्थापित भिन्न मत अपचारी पर प्रमाणित नहीं होता है। दैट इज आई एम नॉट व्हाट इज अबाउट करप्शन एंड मेडिकल निग्लिजेंस। हाँ, 9 नवंबर। एनीवे ये भी मान रहे हैं कि शिक्षकों में सबसे कनिष्ठ था, यानी जूनियर मोस्ट कंसल्टेंट था मैं। चौथा आरोप यह है कि मैं 100 वार्ड का प्रभारी था। 100 वार्ड जो इंकेफेलाइटिस वार्ड है उसका मैं प्रभारी था, और उस पर यह कहते हैं कि उनको कुछ लेटर मिले हैं जिसपे मैंने साइन किया हुआ है एज अ 100 वार्ड प्रभारी। मुझे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिखाते हैं, जिसे मुझे अगर 100 वार्ड का अपॉइंटमेंट किया गया है तो मेरा एक अपॉइंटमेंट लेटर होगा ना, वो नहीं दिखाते हैं। कहते हैं आपने कुछ लेटर में साइन किया हुआ है एज अ 100 वार्ड, इसीलिए आप 100 वार्ड के प्रभारी हैं, इसलिए आरोप संख्या 4 आप पे सिद्ध होता है। और फाइनली ये लिखते हैं कि अपचारी अधिकारी के विरुद्ध आरोप संख्या 1, 2, 4 पूर्ण रूप से प्रमाणित किया जाता है। आरोप संख्या 3 जो मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन का है वो अप्रमाणित पाया जाता है। अब आप लोग इतने लोग बैठे हुए हो, बता दो इस बात पे मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया जाएगा? नहीं। लेकिन ये लिखते हैं कि चूंकि ये 8 अगस्त 2016 से पहले प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इन्होंने सेवा के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए इनको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। इसके अलावा कुछ पेपर आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा और टाइम लूंगा बस आपका, उसके बाद खत्म करते हैं। थोड़ा सा और टाइम लूंगा। पेपर कुछ दिखाना चाहता हूं कि क्यों ये किया गया, आखिर किया क्यों गया, ये क्यों डॉक्टर कफील को बकरा बनाया जाता है। अच्छा, ये मत समझिएगा कि सिर्फ मुस्लिम हो इसलिए बनाया। योगी जी मेरे गोरखपुर के हैं और हम लोग जो हैं मतलब योगी जी हैं हम लोगों के लिए, गुरु हैं, और हमारा गोरखनाथ टेम्पल है, वहाँ पे सब आदर करते हैं। और इससे पहले अगर आप 9 जुलाई और 9 अगस्त को जब ये मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आए थे तो अच्छा संबंध था, कोई वो नहीं था। बली का मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर वो डॉक्टर कपिल मिश्रा होता, डॉक्टर कपिल जॉन होता, डॉक्टर कपिल कुमार होता, तब भी योगी जी वही करते, क्योंकि उनको बचाना था अपने लोगों को। कौन लोगों को, उसको मैं बताता हूं। अब ये कहानी थोड़ी सी 10 मिनट और लूंगा जी।
कहानी स्टार्ट होती है जब योगी जी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। पुष्पा सेल जो सप्लाई करता था लिक्विड ऑक्सीजन की, उसने इनको एक लेटर लिखा कि भाई मेरा इतना पैसा हो गया है, मुझे आप दे दो, नहीं तो मैं लिक्विड ऑक्सीजन बंद कर दूंगा। ये देखिएगा, ये लेटर भी आपको दूंगा। ये लेटर लिखा हुआ है 6 अप्रैल 2017 का, 6 अप्रैल 2017 का लेटर है। किसको लिखा गया है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय आशुतोष टंडन जी थे उस वक्त, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। क्या लिखा है पुष्पा सेल ने? पैसा दे दो, मेरा बहुत बकाया हो गया है। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपने जांच में लिखा है, जिसको पुष्पा सेल के स्टेटमेंट है, उसमें लिखा है कि 10% कमीशन मांगा जा रहा था 68 लाख का ड्यू पे करने के लिए, उस पे नहीं दिया, क्योंकि कहता था उतनी कमाई नहीं होती थी, तो कहां से देता। 14 लेटर हैं, आप पूरा लेटर आपको दे दूंगा, पूरा पढ़ सकते हो ये, पर मेन लेटर आपको दिखाता हूं। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है, ये देखें, लेटर लिखा हुआ है 9 अगस्त 2017 को, 24 घंटे पहले जब यह घटना हुई थी, जिस दिन, अब किसको दिया गया है? स्वास्थ्य मंत्री को, आशुतोष टंडन जी को पर्सनली हैंड ओवर किया गया है, हाथ में दिया गया है। और 9 अगस्त 2017 को उसी दिन दोपहर में मुख्यमंत्री जी आशुतोष टंडन जी के साथ जाते हैं, मेडिकल कॉलेज का दौरा करते हैं। अब क्या लिखा है? 68 लाख रुपया दे दो, नहीं तो 24 घंटे सिर्फ ऑक्सीजन चलेगी। सेंट्रल पाइपलाइन ऑक्सीजन 24 घंटे में खत्म होने वाली है। तो कहते हैं योगी जी हमको पता ही नहीं था, और कहते हैं आशुतोष टंडन हम की पता ही नहीं था, और जो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर है वो कहते हैं अगस्त में तो मौतें होती रहती हैं। 2015 में 16.5 बच्चे मरे थे, 2016 में 18.5 बच्चे मरे हैं, 2017 में 20.5 बच्चे मर गए। 0.5 बच्चे, 0.5 होते हैं। आप में कितनों के बच्चे होंगे ना, मैंने अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा है, तो मैं भूल नहीं सकता हूं। उन 54 घंटों में 400 बच्चे थे, और मेरे सामने बहुत से बच्चों ने दम तोड़ा। हम ऑक्सीजन सिलेंडर लाते थे, खत्म हो जाता था, अब बच्चे मरते रहते थे। तो ये कहानी है, मेन कहानी है इन लोगों को बचाने की। दूसरा, इस लेटर पे भी ध्यान दीजिएगा, जो कि 12 अगस्त को लिखा गया है, जिसमें लिखा है पुष्पा सेल ने कि हां हमको पैसा मिल गया। कब मिल गया? जब बच्चे मर गए, जब आपने हंगामा किया, आप मीडिया ने हंगामा किया, नहीं तो वो सुनते नहीं। दूसरे ये दिखाना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं, जो चौथा आरोप कहते हैं कि मैं 100 वाट का प्रभारी था, 100 वाट का प्रभारी था मैं, जो है, बहरहाल उस वक्त की बात तो बता दूं तो मुझे वाइस प्रिंसिपल भी बना दिया गया था, मुझे सुपरिटेंडेंट भी बना दिया गया था, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बना दिया गया था। तो ये हमने आरटीआई फाइल की थी, हालांकि उसको डाइल्यूट कर चुके हैं लोग। आरटीआई फाइल की थी। आरटीआई जो है वो देखिए किसने भेजा है, गणेश कुमार प्रिंसिपल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने ये आरटीआई का जवाब दिया है। हमने पूछा भैया कौन है 100 वाट का प्रभारी? इस आरटीआई को ये कहते हैं ये फर्जी है, गलत तरीके से निकल गई। अगर फर्जी है, गलत तरीके से निकल गई, तो तुम सूचना आयोग के कमिश्नर को जेल क्यों नहीं भेजते रहे भाई? क्या लिखा है इसमें? दिनांक 11 द्वारा डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा सहचार बाल रोग विभाग को एईएस का 100 वाट का प्रभारी अधिकारी बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? भूपेंद्र शर्मा को। जिस लिपिक ने साइन किया है ना, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन गणेश कुमार को सस्पेंड नहीं किया गया है। क्यों?
ये लेटर जो है ये आरटीआई से नहीं है, ये उनकी फाइल से, कॉलेज की फाइल से है भाई। ये प्रिंसिपल का साइन है और डेट है 11/5/2016 की, जिसमें लिखा गया है डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा सहचार बाल रोग को एईएस का 100 वार्ड का प्रभारी अधिकारी बनाया जाता है। अगर आप विभागाध्यक्ष बाल रोग से समन्वय स्थापित करते हुए 100 वार्ड और एईएस से संबंधित सूचना विभागाध्यक्ष को देते रहेंगे। और किसको कॉपी भेजी गई है? एचओडी पीडियाट्रिक्स को, सीएमएस नेहरू हॉस्पिटल को और डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा को भी। इस लेटर में खुद एचओडी लिखती हैं कि डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा सारा काम धाम देंगे, लेकिन मैं 100 वार्ड का प्रभारी हूं। उस रात जब घटना हुई है तो ये अटेंडेंस रजिस्टर को ये लोग हटा, मतलब ये मैं उस वक्त कैम स्कैनर था, अब तो बैन हो चुका है, तो मैंने स्कैन कर लिया था वो रजिस्टर, पता नहीं क्या दिमाग में आया था। और इसमें देखिएगा डॉक्टर कफील खान 10 तारीख को छुट्टी पे थे और 11/12 को कौन छुट्टी पे था? 11/12 को कौन छुट्टी पे था? डॉक्टर महिमा मित्तल, जिस दिन कांड हो गया। क्या कह के छुट्टी पे चली गई कि मुझे स्वाइन फ्लू है। डॉक्टर महिमा और अदिता मेहता को उन्होंने कार्यभार दे दिया। अब ये इंटरनल पॉलिटिक्स की जो हमारे योगी जी महाराज करते हैं उसका भी एक पार्ट है ये। अब आप इस अटेंडेंस रजिस्टर को देखिए, कितने डॉक्टर हैं? 14 तो कंसल्टेंट हैं। पूरे मेडिकल कॉलेज में 168 डॉक्टर हैं, 5000 कर्मचारी हैं, 5000। और कितने डॉक्टर हैं? 168। और सबसे जूनियर डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कफील खान। और डॉक्टर कफील खान जो है वो पूरा मेडिकल कॉलेज चलाता था, वही दोषी है। लेटर बहुत ढेर सारे हैं। ये चार्ट है जिसमें बच्चे मरे हैं। कभी सोचिएगा, आपके अपने ही बच्चे होते, कहते हैं कि मां के जिस्म का हिस्सा होता है, जिसे उंगली काट दो ना वैसे दर्द होता है। किसी को 13 साल बाद बच्चे पैदा हुए थे, कोई 4 बहनों के भाइयों के बीच में एक बहन थी, कोई 4 बहनों के बीच में एक भाई पैदा हुआ था। कोई तिरुपति गया था तो कोई अजमेर गया था, सब मर गए। क्यों मर गए थे? क्योंकि 68 लाख रुपए सरकार ने दे दिए। ये उन बच्चों की लिस्ट है। वो आज भी, सिर्फ मेरी बात नहीं है, वो आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। बहरहाल आपको ये सब बातें मालूम होगी, बस ये नहीं, सबको बहुत लोगों को नहीं पता है कि उस रात, जैसे सिंपल मैं समझाना चाहूंगा कि कॉलोनी में अगर फ्लैट में रहते हो तो टंकी का अगर पानी खत्म हो जाए तो किसी फ्लैट में तो पानी नहीं आएगा। तो जब मेडिकल ऑक्सीजन खत्म हो गया मेडिकल कॉलेज में, तो पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं ना है कि सिर्फ बच्चे मरेंगे, एडल्ट भी मरेंगे। ये 18 लोगों की लिस्ट है, नाम के साथ दे रहा हूं, फोन नंबर के साथ, फोन कर लीजिएगा। ये 18 लोग उस दिन मर गए थे। 18 एडल्ट हैं जिनकी आज तक कोई बात नहीं करता है। बात सिर्फ करता है पीडियाट्रिक की बात की, क्योंकि रात में देखा था मुझे सिलेंडर लाते वक्त मीडिया ने भी उसी को बताया, पीडियाट्रिक वार्ड बच्चे मर रहे, बच्चे मर रहे। अरे ये भी मरे थे, एक मां भी मरी थी जिसके पेट में बच्चा था। ये साथ में आपको मिलेगा जो मैंने अपने पैसे से सिलेंडर खरीदे थे। यह आरटीआई है जिसमें कहा गया है कि मैंने सिलेंडर लाया था। और ये एसएसपी का बयान है। सीमा सुरक्षा बल जो मेडिकल कॉलेज के पास है, उन्होंने अपना ट्रक दिया था, सिलेंडर दिए थे, 11 जवान दिए थे। उनका बयान है कि हाँ उस दिन डॉक्टर कफील आए थे, उस दिन बच्चे मरे थे और उस दिन हमने मदद की थी। ओपी साहू जो है जिन्होंने ये बयान दिया था, बेचारे
वो वहां पे नहीं है। मैं मिलने गया था जेल से छूटने के बाद, कहीं और पोस्ट हो गया होंगे। ये भी कोइंसिडेंस। ये आपको ये दे रहा हूं जो कि सीएमएस के द्वारा डीजीएमई डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन के द्वारा ये लिखा हुआ लेटर है, जिसमें कहते हैं कि 10 तारीख को 7:30 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई। और कब आई है? 13 तारीख को 2:15 पे। और कितने इन 2 दिनों में सिलेंडर इकट्ठा हुए? 225 सिलेंडर 11 तारीख को और 12 तारीख को 250 सिलेंडर, यानी करीब करीब 500 सिलेंडर। कौन लेके आया? नहीं बताएंगे, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, हैं? वो कहते हैं वो हम नहीं बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक संविधान के अंदर में काम करती है। हमारे मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, जो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, वो संविधान की सकल शपथ लेता है। और ये देश जो है वो संविधान के बल पे ही चलता है। और ये हाई कोर्ट जब कहता है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर जब ये कहता है कि डॉक्टर कफील के खिलाफ कोई मेडिकल निग्लिजेंस के कोई सबूत नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल एविडेंस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कुड प्रोड्यूस, जब ये कहता है कि कोई करप्शन नहीं किया, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूं, और जब ये कहता है कि मेरा ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं था, तो फिर भी निकाल दिया जाता है। तो ये अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझते हैं। मैंने अलीगढ़ में जब ये कह दिया था कि जिनकी जन्म 1925 से हुआ है वो हमारे संविधान में विश्वास ही नहीं रखते हैं, तो उनको बुरा लग गया था। दो रिपोर्ट और दिखाना चाहूंगा, चूंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट है तो इसलिए आपको ज्यादा एथेंटिक लगेगी। बाकी बाबू लोग तो बेचारे जो है सरकार के उसमें दम पे काम करते हैं। ये हरीश चिलानी जो हैं हमारे, ये लेडी हार्डिंग जो है सफदरजंग हॉस्पिटल, ये सब दिल्ली में ही है। और वहीं से एक टीम जेपी नड्डा सर ने बनाई थी, उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे जेपी नड्डा, उन्होंने बनाई थी। और उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, जिसमें ये कहा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज इतना ओवरक्राउड था कि एक वार्मर पे 4-4, 5-5 बच्चे थे, एक बेड पे 2-2, 3-3 बच्चे थे। डॉक्टरों की लगभग 75% पोस्ट खाली पड़ी हुई